Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 4 of the chapter 7 Control and Coordination of Class 10th NCERT Biology. In this video we will discuss the handwritten notes, right? मैं हमने इससे पहले 3 पार्ट्स में NCERT से इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड रीड करके अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लिया है. तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा. और हमने चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 भी कंप्लीट किया है NCERT को वर्ड टू वर्ड रीड करके. तो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी. तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे हम, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब के हम नोट्स देख रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो फर्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. होता क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं किसके लिए? जो भी चेंजेस उनके एनवायरनमेंट में हो रहे होते हैं, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसकी तरफ वो रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं. तो इन्हीं चेंजेस और जो हम बोल रहे हैं एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्टिमुलाई. तो जैसे वो क्या हो सकते हैं? लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड, टच एक्सेट्रा, राइट. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. दोनों ही, जो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से. ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं कैसे नहीं, बस ये नोट्स हैं. तो तभी मैं बोल रही हूँ जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें हमने NCERT से कवर किया है इस चैप्टर को, तो वो जाके ज़रूर देखिए, तो आपको ये समझने में बहुत ईजी होगा. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम में हमने न्यूरॉन्स देखे थे, जो नर्व सेल्स होते हैं. ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह होते हैं, लेफ्ट रिफ्लेक्स आर्क होती है, राइट. और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं. तो वही सब हम यहीं देखेंगे. तो पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में क्या कह रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यूज, राइट. न्यूरॉन्स. नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स. तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज द्वारा जो है किया जाता है हमारी बॉडी में. नर्वस टिश्यू किससे बना होता है? एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स होता है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं. और क्या होता है? एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन. जो किस लिए स्पेशलाइज्ड, जो जिसका उसका फंक्शन क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंडक्ट कराना वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है. तो हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स. दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं नर्व सेल्स की, जो डिटेक्ट करती हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आ रही है. इंफॉर्मेशन क्या? जो भी हमारा चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जो हम पढ़ रहे हैं कि स्टिमुलाई जो हो रहा है, हमने देखा अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, यानी हमारे को ठंड लग रही है या हमारे को कोई चीज़ गर्म लग रही है, तो हम कैसे उसकी तरफ रिएक्ट करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स. फिलहाल हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, राइट. तो दीज रिसेप्टर्स जो हैं क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं नर्व सेल्स की, जो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती हैं जो कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे आ रही है इंफॉर्मेशन. दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स. तो ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में. जैसे सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमें पता है. ईयर हो गया, नोज़ हो गया, टंग हो गई, स्किन, आइज़, ये सब हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो ईयर का क्या काम होता है? वो हमारा हियरिंग ऑर्गन है जिससे हम सुनते हैं. तो हियरिंग है तो हमने उसको क्या बोल दिया? फोनो रिसेप्टर बोल दिया. दिस वर्ड फोनो. फोनो क्या है? फोनो जो है हमारा रूट वर्ड है जिससे पता चलेगा कि भाई जहाँ पे भी फोनो आ गया तो इसका मतलब ये है कि कुछ हियरिंग से रिलेटेड बात हो रही है या ईयर से रिलेटेड बात हो रही है. मैंने रूट वर्ड पहले भी आपको बताए हुए हैं. जैसे साइटो मैंने बताया था सेल्स के लिए होता है, राइट. और फोटो अगर आएगा तो फोटो इज़ रिलेटेड टू लाइट. तो ऐसे ही फोनो जो है किससे रिलेटेड होगा? हियरिंग से या ईयर से रिलेटेड कोई बात कर रहे होंगे, तो इसलिए फोनो. जैसे हमारा फ़ोन होता है ना,
फ़ोन में हम क्या करते हैं, बात सुनते हैं, इसलिए उसका नाम फ़ोन है। तो रूट वर्ड फ़ोनो, तो समझ आ गया होगा। नोज़, नोज़ का क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसमें प्रेज़ेंट होते हैं। या ये इसका काम क्या होता है, स्मेल डिटेक्शन, जो भी स्मेल है उसको डिटेक्ट करना कि कैसी स्मेल आ रही है, कैसी नहीं, क्या स्मेल आ रही है। तो ऑल्फैक्टरी वाली बात हो रही होगी, तो वो नोज़ से रिलेटेड होगी। टंग क्या हो गया, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं ये नोज़ और ये टंग के बारे में हमने एनसीईआरटी में देखा था कि उन्होंने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और गस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात की थी, जिसमें ऑल्फैक्टरी में उसने स्मेल से बात की थी, ये स्मेल डिटेक्शन की बात, और गस्टेटरी में टेस्ट की। टंग का काम क्या है, टेस्ट करना, कोई भी कुछ भी हम खाते हैं तो उसको टेस्ट कौन करता है, टंग करती है। और हमने सबने वो एक डायग्राम है जो हर क्लास में हम पढ़ते हैं साइंस में, पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो जो इसमें टेस्ट बड्स दिखाए होते हैं कि कहाँ पे सावर वाले टेस्ट बड्स हैं, कहाँ पे स्वीट वाले हैं, राइट। तो टंग क्या करेगा, टेस्ट डिटेक्शन करता है। स्किन का क्या काम है, टच, अगर हम स्किन को टच करेंगे तो उसमें हमारे को हीट या कोल्ड होगी वो फील होगा, तो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे ये। तो स्किन पे हमारे को कुछ कोई चीज़ ठंडी लग रही है या गर्म लग रही है तो ये किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। और टेम्परेचर के लिए रूट वर्ड होता है थर्म, थर्मो आ गया, यानी थर्मो जहाँ भी आएगा वहाँ पे हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी। आइज़ का क्या काम है, सीइंग यानी कि देखने का काम है, तो ये कैसी हैं, फोटो रिसेप्टर्स, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब हमने पढ़ा था न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं, अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है मिलकर। जैसे हमारी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, बेसिक सेल होती है, राइट। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी सेल्स चाहिए, तो जिससे नर्वस सिस्टम बनेगा, जिन सेल से, उनको हमने न्यूरॉन बोल दिया। हैं वो भी सेल्स ही, राइट, बट डिफरेंट इन शेप एंड इन देयर फंक्शन। तो न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये हमने देख ही लिया कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एक नेटवर्क होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स प्रोवाइड क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी गिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स जो है एक बहुत जल्दी अपना काम करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करवाने में बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। कोई भी स्टिमुलाई आया तो, जैसे अब कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी गर्म चीज़ को छू लें अगर, तो हम फटाफट हाथ अपना हटा लेते हैं, या फिर हमारे को कोई पिन चुभ जाए तो तब भी हम अपना हाथ फटाफट हटा लेते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो वो क्या है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन जाती है, उससे फिर आगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है। फिर वहाँ से हमारे को मैसेज आता है कि ये हाथ हटा लेना चाहिए हमें फटाफट से। तो ये देख रहे हैं, इन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही छूते, जैसे ही गर्म लगता है, वैसे ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं। कितना जल्दी होता होगा ये सब, है ना। तो वही बता रहे, क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है न्यूरॉन्स जो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमने देखा था डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है। डेंड्राइट क्या होते हैं, दीज आर द ब्रांच प्रोसेसेस, ब्रांच होते हैं ये। और कैसे होते हैं, एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आ रहा हो, चाहे वो डायरेक्टली हमारा पॉइंट ऑफ जहाँ पे टच होगा, कि जहाँ से हमें पता चल रहा है कि गर्म है कोई चीज़, या कोई चीज़ हमारे को अगर पिन चुभ गई है तो वहाँ पे कैसे करना है, राइट। कैरीज द इम्पल्स टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी, और फिर वहाँ से वो इम्पल्स जो जनरेट होगी उसको किधर ले जाएगा, सेल बॉडी में ले जाएगा। अभी इसका हम डायग्राम देखेंगे कि कहाँ पे डेंड्राइट है, कहाँ पे सेल बॉडी है। सेल बॉडी का क्या काम है, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जो भी डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आई है, राइट, तो उसने सेल बॉडी को दे दी, सेल बॉडी में आई, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आई। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, तो सेल बॉडी है, सेल आ गया तो सेल में न्यूक्लियस होता ही है, साइटोप्लाज्म भी होता है, ये सभी को पता है, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और वेरियस सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जो भी होते हैं हमारे सेल्स के ऑर्गेनल्स, वो सारे इसमें भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया, जितने भी होना चाहिए वो सब होंगे इसमें, राइट। तो एक्सॉन क्या होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ elongated फाइबर विद टर्मिनल एंड फाइबर्स हैविंग
सोलन नोब्स। ये कैसा होता है? ये एलोंगेटेड फाइबर के शेप में होता है। और कैसा होता है? जिसके जो टर्मिनल एंड होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, उनके पास क्या होती है? सोलन नोब्स होते हैं। इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये क्या करता है? जो सेल बॉडी में नर्व इम्पल्स आई है उसको वहाँ से दूसरी तरफ मतलब कि अब जो सेल बॉडी से कंडक्ट करवाना है उस इम्पल्स को, वो वहाँ से ले लेगा और दूसरे न्यूरॉन पे या किसी और जिस भी पार्ट में उसको पहुँचाना है कंडक्ट करवा देगा। ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। वही बात आ गई ना कि इसको क्या करेगा? जो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट ने सेल बॉडी में पहुँचाई इन्फॉर्मेशन नर्व इम्पल्स की फॉर्म, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एक्सॉन क्या करेगा? सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचा देगा, या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है तो वहाँ पे भी पहुंचा देगा, जो भी है नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचाएगा। आगे हम देखेंगे किस किस कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है। अब क्या है? सिनैप्स। सिनैप्स इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड इंफॉर्मेशन। सिनैप्स क्या है? ये एक गैप होता है किसके बीच में? नर्व एंडिंग जो होती है ना, ये जो नर्व सेल है उसके एंड में, जो एक नर्व न्यूरॉन है उसके एंड पे जो है, और दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट शुरू होगा वहाँ पे। तो उन दोनों के बीच में जो गैप आएगा, सॉरी, उन दोनों के बीच में जो गैप आएगा, जैसे कि ये अभी हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सेल बॉडी होती है, यहाँ डेंड्राइट होते हैं, राइट। ये यहाँ पे ये एक्सॉन है, ये यहाँ पे इसके यहाँ पे ये नोब्स होते हैं, यहाँ पे ये ऐसे नर्व एंडिंग होती है ये। अब यहीं से दूसरा जो है न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा होता है, ये इसका एक्सॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये डेंड्राइट्स हैं इसके, ये डेंड्राइट है। तो ये दोनों जो है अटैच नहीं होंगे यहाँ पे, इस वाले की नर्व एंडिंग्स और इसका डेंड्राइट, इसके बीच में गैप होगा हमेशा। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। और इसी सिनैप्स के थ्रू जो है जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो और वो कन्वर्ट किस में होता है? पहले केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है। देयर इज़ नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स एट सिनैप्स। मैंने बताया कि कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, मतलब वो आपस में अटैच नहीं होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं, गैप होएगा बीच में सिनैप्स पे। एट सिनैप्स अ केमिकल कॉल्ड एसिटाइल कोलाइन इज रिलीज दैट ट्रांसमिट्स इम्पल्स ऑफ वन न्यूरॉन टू अनदर। तो जो हम कह रहे हैं ना कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है पहले, तो वहाँ पे वो केमिकल कौन सा रिलीज होता है सिनाप्स पे? एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा, जो इस इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इसलिए हम इस एसिटाइल कोलाइन को न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो ट्रांसमीटर। और न्यूरो तो हम बात कर ही रहे नर्व से रिलेटेड, तो आपने भी सुना होगा जहाँ पे नर्व से रिलेटेड बात आ जाती है, ब्रेन से रिलेटेड बात आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बात आती है, तो हम न्यूरो वर्ड यूज़ करते हैं। न्यूरॉन्स से रिलेटेड बात होती है, जैसे न्यूरो सर्जन सुना होगा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो न्यूरो सर्जन के पास जाओ। अगर हमारे को ब्रेन से रिलेटेड कोई परेशानी है, नर्व से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो न्यूरो वर्ड आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम नर्व सेल की बात कर रहे हैं, सारा नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो न्यूरो वर्ड आ गया। और ट्रांसमिट कर रहा है तो ट्रांसमीटर, इसलिए एसिटाइल कोलाइन को हमने क्या कहा? न्यूरो ट्रांसमीटर। ये याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ इतना। तो ये आ गई, देखिए डायग्राम किसका? न्यूरॉन का। ये रहा सेल बॉडी, ये और ये रहे डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं, साथ में ये एक्सॉन है, ये लंबा वाला पार्ट, ये जो यहाँ पे ये सारा है ना। और ये मैंने बताया था टर्मिनल एंड पे क्या होते हैं? नर्व एंडिंग्स में नॉब्स प्रेजेंट होती हैं। जो नर्व एंडिंग्स में मैंने ये आपको ये दिख रही है ऐसे ऐसे, है ना, ये क्या है? नॉब्स हैं प्रेजेंट। तो ये देख रहे हैं, एक एक न्यूरॉन ये रहा और दूसरा न्यूरॉन ये रहा। तो यहाँ की एक की जो है ये एंड हो रहा है, बीच यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बट एक गैप है। उस गैप को हमने क्या बोल दिया? सिनाप्स बोल दिया। सॉरी, हाँ, तो उस गैप को हमने क्या बोल दिया? सिनेप्स बोल दिया। और यहाँ पे फिर वही इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होगी डेंड्राइट पे, और फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन पे, और फिर दूसरा अगर यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा, ऐसे ही जो है एक नेटवर्क बनता है पूरा। तो यहाँ पे जो सिनेप्स है, इस पे यहाँ पे कौन सा केमिकल रिलीज होगा?
एसिटाइल कोलिन, जिसे हमने क्या कहा, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये सिनाप्स बता दिया आपको यहाँ पे कैसे करना है, दिखाना है आपको, ये रहा। और ये यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं उनके फंक्शन पे डिपेंड करते हुए। तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, दे कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती है उनको वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है वो हमने एनसीईआरटी में सब पढ़ा था और अभी आगे हम नोट्स में भी देखेंगे। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दे टेक नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है वो वाले नर्व सेल्स जो नर्व इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स तक ले जाएंगे। वो ऑर्गन्स कौन से, इफेक्टर। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स, ये हमने देख लिया, राइट। रिसेप्टर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, और इफेक्टर क्या होता है अब ये देखते हैं आगे। और ये हमने एनसीईआरटी वाले उसमें वो सब समझा हुआ है, तभी मैंने कहा है कि उन वीडियोस को ज़रूर देखना जो नहीं है आप लोगों ने अगर देखी हैं तो। इंटर न्यूरॉन्स क्या होंगे, दे मेक लिंक्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये क्या होते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो लिंक प्रोवाइड करेंगे, बनाते हैं, वो होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करने वाले। दे आर फाउंड कम्प्लीटली विद इन द सीएनएस। ये सब कम्प्लीटली किस में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स पहुंचाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक पहुंचाते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, लिंक होते हैं दोनों ही मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया भी है कि ये देखिए इंटर न्यूरॉन, ये रहा एक, तो ये रहा इंटर न्यूरॉन, ये हमारा यहाँ पे मोटर न्यूरॉन और ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन है। आगे देखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, मेरा सेंसरी न्यूरॉन इसके रिसेप्टर से जो है डेंड्राइट तक आया इंफॉर्मेशन। ये रिसेप्टर यानी जहाँ पे आपको चेंज जो स्टिमुलस या स्टिमुलाई प्रोवाइड हुआ है, राइट। तो वहाँ से फिर वो डेंड्राइट तक आया नव इम्पल्स, नव इम्पल्स फिर सेल बॉडी में आएगा, और सेल बॉडी के बाद सेल बॉडी में आ जाएगा, फिर एक्सॉन के थ्रू फिर से एंड तक आएगा, फिर दूसरा ये जो इंटर न्यूरॉन है ये वाला, इसके डेंड्राइट पे आएगा, फिर सेल बॉडी में आएगा, फिर यहाँ से ट्रैवल होगी इन्फॉर्मेशन, फिर बीच में सिनाप्स आ जाएगा, फिर इस सिनाप्स के थ्रू ये जो नर्व इम्पल्स है ये इस वाले डेंड्राइट के पास जाएगी, फिर सेल बॉडी और देन एक्सॉन। और ये वाला जो ये है, ये क्या है हमारा मोटर न्यूरॉन, है ना। तो मोटर न्यूरॉन हमने देख लिया। इफेक्टर क्या है, वो मसल सेल्स है हमारी, जहाँ पे हमारे को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। तो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स आपने देख लिया कैसे होता है, और हमने बताया था जो इंटर न्यूरॉन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये इंटर न्यूरॉन किस में दिखाया हमने, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। A reflex action is a quick, sudden, immediate, unconscious and involuntary response of body to a stimulus। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक क्विक, सडन यानी अचानक से जो होता है, इमीडिएट तुरंत, इनकॉन्शियस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है, रिस्पॉन्स होता है ये हमारी बॉडी का, किसके लिए, स्टिमुलस जो भी है उसके लिए। स्टिमुलस क्या था, कोई भी चेंज होना इन्वायरमेंट में हमारे आसपास, जो हमारे, तो उसके प्रति हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है, तो उसको हमने क्या कहा था, स्टिमुलाई है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होगी, द नर्व पाथवे इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो जो भी नर्व पाथ होगा, जिस फॉर्म में नर्व इम्पल्स जो है ट्रैवल करेगा उस रिफ्लेक्स एक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। द इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स आर्क फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है रिफ्लेक्स आर्क में, वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी, ये नहीं कि टू डायरेक्शंस में बाय डायरेक्शनल हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जो भी हमारा नी जर्क हो जाता है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे हम अपना हाथ हटा लेते हैं कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट छूते ही, है ना। या फिर हमने अगर कोई पिन टच कर लिया, चुभ गई हमारे को, तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं, तुरंत अपनी फिंगर हटा लेंगे।
तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। वो कैसा होता है, सडन होता है, बहुत जल्दी से होता है, जैसे ही चुभता है वैसे ही हम हटा लेते हैं हाथ। जैसे ही हमारे को अगर गर्म टच होता है तब भी हम फटाफट हटा है, तो सोच सकते हैं कि कितना क्विक होता है ये सब कुछ, राइट। और अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री होता है, हम सोचते थोड़े हैं कि पहले हटाएं कि नहीं हटाएं, तुरंत हो जाता है हमारे जान बगैर ही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क हमने बताया है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो दिख रहा ही होगा, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर है, जैसे कि स्किन पे हमारे को कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है तो इम्पल्स जो है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जनरेट होके फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्स जो मोटर न्यूरॉन पे जाएगी, और फिर इफेक्टर, रिफ्लेक्स एक्शन जो है इफेक्टर द्वारा जो होगा वो। अब इफेक्टर क्या है, जैसे कि मसल्स हो गई जो रिस्पॉन्ड करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंड्स बाय सिक्रीशन। अगर मसल्स हैं इफेक्टर तो वो रिस्पॉन्ड करेंगी कॉन्ट्रैक्ट करके, और अगर ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करके। ग्लैंड्स का काम ही है सिक्रीशन निकालना। ग्लैंड्स में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ऐसी जो भी ग्लैंड्स हैं जिनको जो अपनी अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं तो सिक्रीशन कह दिया उसको। तो ये हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा है नी जर्क का, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन्स। और जो नेक्स्ट डायग्राम है ये आपने एनसीईआरटी में भी देखा है। तो ये जैसे हमने रिसेप्टर इन स्किन, मतलब ये हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लिया तो हमारे को हीट फील हुई या पेन हुआ, तो यहाँ से ये नर्व इम्पल्स जा रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में गया इधर। ये बीच में मैंने रिले न्यूरॉन, मतलब कि इंटर न्यूरॉन है ये, इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी कह देते हैं। ये बीच में इंटर न्यूरॉन आ गया, जैसे कि हमने बताया था कि पहले सेल बॉडी डेंड्राइट से, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन पे, फिर इंटर न्यूरॉन पे जाता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे पूरा, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। फिर इंटर न्यूरॉन के थ्रू फिर ये नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन तक आता है। मोटर न्यूरॉन से ये जो इफेक्टर क्या थे, मसल्स इन आर्म, जो हमारी मसल्स हैं आर्म की वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो रिस्पॉन्ड करेंगी फिर, राइट। और हम अपना हाथ हटा लेंगे गर्म चीज़ से। तो ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, आपको भी पता है कितनी जल्दी होता है। तो ये क्या है हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा सब कुछ होता है, बीच में इन्वॉल्व हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, और मैसेज जो हमारा ब्रेन को भी जा रहा होता है। अब हमने देखा इसको, अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे बता सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कैसे हो रहा है ये सब। ये वाला न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन है, ये बीच में इंटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, इफेक्टर मसल्स वगैरह। तो हर तरीके से आपको जैसे ईजी लगे वैसा बना सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको पता है ये बात। तो कोई भी डायग्राम बना सकते हैं जिनसे, अगर ये एनसीईआरटी वाला बन जाता है वो ठीक है, नहीं तो फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है। ये वाला भी बना सकते हैं, ये ऊपर वाला भी बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल सारे बना देंगे तब भी अच्छा है। डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और वैसे भी आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व एन इंटर न्यूरॉन इन स्पाइनल कोड कनेक्टिंग सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो हमने देखा कुछ एग्जांपल्स रिफ्लेक्स एक्शंस के ऐसे होते हैं जिसमें इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिससे जो जो किसको कनेक्ट कर रहा होता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। हमने पढ़ा ही था कि इंटर न्यूरॉन का काम क्या है, वो लिंक होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन से रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिसमें हमारा इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होता है। ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा था ये वाला नी जर्क वाला, इसमें हमने इंटर न्यूरॉन की बात नहीं करी है, इसमें हमने सीधा सेंसरी न्यूरॉन करा, फिर स्पाइनल कॉर्ड आया और मोटर न्यूरॉन आ गया। लेकिन यहाँ पे हम इंटर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है, रिस्पॉन्स ऑफ हैंड और लेग ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, या फिर सलाइवेशन ऑफ माउथ हो गया एट द थॉट ऑफ फूड। फूड सोचते ही जो हमारे को सलाइवा, हमारे माउथ में सलाइवेशन हो जाता है, यानी हम कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो वो सलाइवेशन हो जाता है, सलाइवा आता है, एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो सलाइवा होता है। हम पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में ये। और कफिंग हो गया, खांसना, स्नीजिंग, छींकना, या फिर रिस्पॉन्ड हमारे हाथ का या पैर का जब भी हम कोई गर्म ऑब्जेक्ट छू लेते हैं तब। तो ये सारे रिफ्लेक्सेशन ऐसे हैं जिसमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, फिर विच इज़ अ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इनकी ज़रूरत क्या है, इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एक्सेट्रा। जैसे कि कोई सिचुएशंस होती हैं, जैसे अभी इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेना, या फिर पिंचिंग, यानी कि कोई आपको पिन चुभ जाए
तब क्या होता है, वी नीड टू एक्ट क्विकली, तो हमारे को उस टाइम पे क्या करना होता है, जल्दी से रिएक्ट करना होता है, अदरवाइज अवर बॉडी वुड बी हार्म, नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी हार्म हो जाएगी। अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को छू के उससे तुरंत एक्शन नहीं लेंगे हाथ हटाने का, या कोई भी पिन अगर हमको चुभ गई है तो हम तुरंत अपना हाथ नहीं हटाएंगे, तो क्या होगा, हमारा हाथ जो है या तो जल जाएगा, या फिर पिन अगर लग रही है तो वहाँ पे भी हमारे को हार्म हो सकता है। हेयर रिस्पॉन्सेज इज जनरेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। तो इस हार्म को बचाने के लिए हमारी बॉडी को, हमारे को रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज जो जनरेट होते हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई आपको हाथ हटाना है, वो कहाँ से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जनरेट होते हैं, ना कि ब्रेन में, राइट। हमने देखा ही स्पाइनल कॉर्ड में, अभी हमने पीछे देखा कि वो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था उसमें रिफ्लेक्स एक्शन में। रिस्पॉन्सेज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला होता है वॉलंटरी, दूसरा इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी से आपको खुद ही पता चल रहा है, जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो अपने आप होते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलंटरी कौन कौन से, जो कंट्रोल्ड बाय 4 ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का 4 ब्रेन पार्ट होता है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो वो हमारे 4 ब्रेन द्वारा जो एक्शंस कंट्रोल किए जा रहे हैं, उनको हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। जैसे कि टॉकिंग, राइटिंग, ये कैसे हैं, ये वॉलंटरी एक्शंस हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो हम बोलेंगे, हम चाहें तो नहीं बोलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बोलते जाते हैं, हमारे वो कंट्रोल ही नहीं, कि हम रोक ही नहीं पाते अपने आप को, नहीं। लिखना भी हमारे कंट्रोल में है कि हम लिख सकते हैं। लेकिन एक एक होता है जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस, इस अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको इनवॉलंटरी का मतलब समझाना चाहती हूँ। वैसे आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि हार्ट जो हमारा काम कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, पंपिंग ऑफ हार्ट है, वो काम जितना भी कर रहा है वो कैसा है, इनवॉलंटरी एक्शन, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कि हम अपनी मर्जी से हार्ट को काम नहीं करवा सकते कि भाई हमारा मन कर रहा तो दिल जो हमारा धड़केगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, नहीं। वो कंटिन्यूअसली अपना काम कर रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड का, हार्ट बीट अपनी आप चल रही है। अगर हम उसका बंद कर देंगे तो पता ही है सबको क्या होगा। तो इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन और हमारा हाइंड ब्रेन। तो इसमें एक्शंस में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, हार्ट बीट हो गई, वोमिटिंग हो गई, रेस्पायरेशन, सांस लेना, वोमिटिंग, ये जो रेस्पायरेशन, सॉरी सांस लेना नहीं, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों में फ़र्क मैंने आपको पिछले चैप्टर के जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें आपके नोट्स में मैंने आपको दिए थे। तो आपको उस वीडियो को क्या करना है, देखना है जाके, तो आपको अच्छे से पता चलेगा उसके नोट्स को। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी जो है मिड और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जैसा कि अभी हमने देखा भी एग्जाम्पल्स में, डायग्राम्स में। इसका एग्जाम्पल क्या है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, यही हम तब से पढ़ रहे हैं, तो ये अभी तक याद हो जाना चाहिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसको पीएनएस बोल देते हैं, उसमें हमारा आ जाता है क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। जो ब्रेन से नर्व्स आ रही हैं उनको हमने क्रेनियल नर्व्स बोल दिया, और जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी नर्व्स आ रही हैं उन्हें हमने स्पाइनल नर्व्स बोल दिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व्स ब्रेन से आ रही हैं और जो भी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, तो उनको नाम दे दिया क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। इजी। ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, पता ही है सबको। इट इज़ द प्रेजेंट इन अ बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम, बोनी के बोन के स्ट्रक्चर में हमारा जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, उसका काम क्या होता है, बाहर से जो भी इंजरीज हो उसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। इट इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस, 3 मेम्ब्रेन्स के होती हैं जिससे कवर होता है, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, ये भी हमने पढ़ा था कि एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन मेम्ब्रेन्स के बीच में, जो मेनिंजेस हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को किसी भी शॉक से, मैकेनिकल शॉक जो भी अगर हमारी ब्रेन को लगे तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसको। इट हैज़ 3 पार्ट्स, किसके, ह्यूमन ब्रेन के। क्या क्या है वो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन के पार्ट्स में आ जाता है हमारा सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब ही यही है क्योंकि ये ब्रेन में थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस का, इसलिए हाइपो वर्ड लगा के हाइपोथैलेमस बोल दिया, इतना इजी है ये। और सेरिब्रम में क्या होता है, जितने भी ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं वो। मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन के भी उसमें क्या क्या आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है, पोन्स आ जाते हैं और मेडुला ओब्लोंगेटा, ये उसके पार्ट्स हैं, ये आपको सब अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये रहा ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ये दिख रहा है सेरिब्रम है, ये जो ग्रीन ग्रीन हमने बनाया है, ये क्रेनियम है येलो में, मेनिंजेस जो है ये ब्लू कलर की 3 मेम्ब्रेन मैंने बताया, और मिड ब्रेन कौन सा है, ये वाला पार्ट दिख ही रहा होगा, ये रहा जो वाइट कलर का है। और ये क्या है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मेडुला है, ये पॉन्स हैं, ये सेरिबेलम है, यानी ये क्या है हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट थे ना ये, तो हमारा हाइंड ब्रेन है। और फोर ब्रेन में क्या था, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो कितना साइज होता है उसका, पी की शेप का साइज होता है, उतना ही साइज भी होता है, छोटा सा होता है मटर के दाने की तरह, राइट। ये क्या होता है हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, लेकिन साइज इसका बहुत छोटा है, बट इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सारे ग्लैंड जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसका खुद का भी एक फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना। तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है तो जिजेंटिज्म हो जाता है, और थोड़ा कम रिलीज होगा जितना ज़रूरत है उससे कम तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। कॉर्पस कैलोसम बीच में एक हमने बनाया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है ये। तो फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये कैसा पार्ट है, थिंकिंग पार्ट, मतलब जितना भी सोचने का काम हम करते हैं वो इस पार्ट के थ्रू होता है हमारे दिमाग में, राइट। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और ये मेमोरी जो हमारी होती है, जो हम याद करते हैं, स्टोर्स इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या है, सोचने का जितना भी हमारा काम है, कहते हैं ना दिमाग लगाओ सोचो, वो कौन काम करेगा, फोर ब्रेन काम करता है। वॉलेंट्री एक्शंस ये कंट्रोल कर रहा है। मेमोरी जो है इस पार्ट का ही फंक्शन है, जो भी हम मेमोराइज करते हैं, जो भी हम स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी ब्रेन में, वो सारा कहाँ स्टोर होगा, फोर ब्रेन में स्टोर होगा। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, जो हमारा भूख जो हमें लगती है उस चीज़ का जो सेंटर है वो हमारे ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है, फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स ज्वाइंट टुगेदर बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। ये जो पार्ट है हमारा फोर ब्रेन, वो दो हेमिस्फेयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक थिक बैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो अभी हमने पीछे ब्रेन वाले पार्ट में देखा था डायग्राम में, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी डायग्राम बना के दिखाया है, ये हेमिस्फेयर्स हैं, ये बीच में हमारा क्या है, कॉर्पस कैलोसम, जो क्या है, नर्व फाइबर्स का एक थिक बैंड है। इट हैज़ इट हैज़ डिफरेंट एरियाज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। तो इसमें फोर ब्रेन में अलग अलग एरियाज हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो क्या क्या है, सेंसरी एरियाज होते हैं, जो क्या करते हैं, रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स। तो सेंसरी, सेंस का वर्ड आ गया, तो सेंस ऑर्गन से जितना इम्पल्सेस रिसीव होएगा, राइट, जो कैसे होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स को हमने पढ़ा है उनको हमने रिसेप्टर्स बोला था, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी सी हियर और फील। तो ये क्या करेंगे, सेंसरी एरियाज में इम्पल्सेस आएंगी हमारे सेंस ऑर्गन्स से, और प्रोसेस करेंगी उस इंफॉर्मेशन को, जो भी हमने क्या देखा है, क्या सुना है और क्या फील किया है। मोटर एरियाज में होते हैं, जिसमें जो है, जो क्या करेंगे, इम्पल्स को सेंड करेंगे टू वेरियस ऑर्गन्स एंड मसल्स एंड कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हमने देखा है कि ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। तो यहाँ पे मोटर एरियाज प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने मोटर न्यूरॉन्स पढ़े थे, तो इसमें इसका, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या कर रहे थे वो, सेंसरी और न्यूरॉन्स का क्या काम था, रिसेप्टर से इम्पल्सेस आ रहे थे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड पे आ रहे थे, फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस इफेक्टर मसल तक मैसेज भेजा जा रहा था। तो वही मोटर एरियाज यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इम्पल्स को सेंड करेंगे ऑर्गन्स तक या फिर मसल्स तक, और कंट्रोल करेंगे वॉलंटरी मूवमेंट्स को हमारी बॉडी की।
एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद रीजनिंग, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस। तो फोर ब्रेन में अगर आपको सीधे सीधे पॉइंट्स भी लिखना ना, तब आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर ब्रेन में क्या क्या होता है। जो हमारा रीजनिंग, लर्निंग और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितना भी काम है दिमाग का, वो सारा फोर ब्रेन में हो रहा है। और फोर ब्रेन में भी कहाँ हो रहा है, एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट होते हैं स्पेशली वहाँ पे। ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैज फोर लोब्स। हर एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कंट्रोलिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज, जो अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, 2 हेमिस्फेयर्स पड़े तो एक हेमिस्फेयर में 4 प्रेजेंट है, तो दोनों में मिला के कितना हो गया, 8 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो पहला लोब क्या होता है, ऑसिपिटल लोब होते हैं, जिसका काम क्या होता है, विजुअल रिसेप्शन का काम होता है, यानी देखने से रिलेटेड जितना काम है वो ऑसिपिटल लोब में हो रहा है। टेम्पोरल लोब जो है हियरिंग से रिलेटेड है, और जो हमारा पैराइटल लोब है वो टच, स्मेल, टेम्परेचर एंड कॉन्शियस एसोसिएशन से रिलेटेड है, राइट। चौथा हमारा लास्ट लोब है वो क्या है, फ्रंटल लोब, जो क्या है, मस्कुलर एक्टिविटीज। मस्कुलर एक्टिविटीज में दोनों ही, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा स्पीच आ जाएगा, थॉट आ जाएगा, मेमोरी आ जाएगी। तो ये हमने 4 लोब्स भी पढ़ लिए। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि फ्रंटल लोब में क्या है, थॉट आ रहा है। पैरेटल लोब में सेंसरी ऑर्गन्स आ रहे हैं। ऑडिटरी यानी सुनने वाले, उसमें हमने देखा था वो टेम्पोरल लोब हमारा होता है। और विजुअल से रिलेटेड ऑसिपिटल लोब था। उसके नीचे हमारे को सेरिबेलम दिख रहा है, हाइंड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये रहा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन दैट रीचेज द सेरिब्रल हेमिस्फेयर पासिस थ्रू द थैलेमस। जितनी भी इंफॉर्मेशन जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर तक पहुंच रही है वो पहले किससे पास होकर निकलेगी, थैलेमस से पास होकर निकलती है। हाइपोथैलेमस क्या था, इट इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। मैंने बताया कि ये थैलेमस से नीचे ही प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, इसलिए इसको नाम दे दिया हाइपोथैलेमस। और इसका काम क्या होगा, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को और ब्लड प्रेशर को। तो प्यास लगना, भूख लगना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना, या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितना भी कंट्रोल एंड रेगुलेशन है वो कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि हंगर और थर्स्ट से रिलेटेड किसका काम है, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में, ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है, तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मिड ब्रेन, जो क्या करता है, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो वॉलेंट्री एक्शंस के लिए हमने फोर ब्रेन को देखा, और इनवॉलेंट्री एक्शंस में हम देखेंगे मिड ब्रेन को। ये क्या करेगा, चेंज इन जो प्यूपिल साइज होता है, हमारी आईज में जो प्यूपिल प्रेजेंट होता है उसका साइज जो चेंज होता है उसको कंट्रोल मिड ब्रेन कर रहा है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, आइज और ईयर्स, ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन का काम है ये। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हाइंड ब्रेन। इसमें हमने पढ़ा था सेरिबेलम होता है, पोन्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। सेरिबेलम का काम क्या होगा, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। जो हमारी बॉडी का पोस्चर है, बैलेंस है, वो कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस के किस प्रिसाइज वे में होंगी वो कौन देखेगा, सेरिबेलम देखेगा। जैसे कि पिकिंग अ पेन, कोई अगर काम पर्टिकुलर काम कर रहा है, जैसे कि हमें पेन उठाना है, तो वो उसका जो है प्रिसाइज काम है हमारा वो, कि हमारे को वॉलेंट्री एक्शन है कि हम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं, बट प्रिसाइज होगा कि हमें ये पेन उठाना है। तो ये कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हो और उसमें से हमारे को पेन उठाना हो, तो इतनी सारी चीज़ों में से चूज़ करना कौन सा पेन है। जो हमें रबड़ और पेंसिल और इरेजर मान लो पड़ी है, और पेन पड़ा है, और हमें देख पेन उठाना है, तो हमारे को ये प्रिसाइज होना कि हाँ भाई उसमें से पेन कौन सा है और हमें उसी को उठाना है, बाकी सारी चीज़ों का नहीं उठाना है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। पोन्स, पोन्स का मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, तो ये इनका काम भी क्या होगा, एक्ट एज अ ब्रिज कैरिंग ऑल सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि इंटर न्यूरॉन्स हमने पढ़े थे, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, ऐसे पोन्स जो है काम करते हैं ब्रिज का या फिर लिंक का, बात वही है ब्रिज। तो वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, जितने भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो है ये क्या करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। जितने भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से इम्पल्सेस आ रही हैं, राइट, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो भी लिंक होगा वो पोन्स के द्वारा होगा। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, और ये क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन को। तो इनवॉलेंट्री सेरिबेलम भी कर रहा था,
आई एम सॉरी, वो मिड ब्रेन भी कर रहा था। और सेरिबेलम में देखा कि प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस को कर रहे हैं। और इनवॉलंटरी की बात देखें तो इसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो कौन्स के अंडर आ रहा है वो। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? कंट्रोल्स वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, सलाइवेशन, स्नीजिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग। ये सब कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब हमने एनिमल्स में देख लिया कैसे ब्रेन्स और ब्रेन और न्यूरॉन्स और किस तरीके से काम होता है सब कुछ। प्लांट्स में भी देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू एनवायरनमेंट। ये हमने पहले भी देखा था कि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, जिसको हमने स्टिमुलाई बोला था, स्टिमुलस कह सकते हैं। स्टिमुलाई हमारा प्लूरल वर्ड हो गया, स्टिमुलस सिंगुलर के लिए। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स। प्लांट्स में जो है एक नर्वस सिस्टम नहीं होता है जैसा कि एनिमल्स में होता है, बट डू गिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक लाइट, टच, हीट एक्सेट्रा। लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल जितने भी स्टिमुलाइज होते हैं जैसे कि लाइट, टच और हीट हो गया, उसकी तरफ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जब उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो यही हमें देखना है। यानी कहीं न कहीं कोई ना कुछ कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर भी प्रेज़ेंट है। अगर नर्वस सिस्टम प्रेज़ेंट नहीं है तो कुछ और होगा, तभी तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन सब स्टिमुलाई की तरफ। तो दे बेंड टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ बेंड कर जाते हैं, कॉइल कर देते हैं सपोर्ट के अराउंड। लीव्स जो हैं, टच मी नॉट प्लांट का हमने एग्जांपल देखा था एनसीईआरटी में कि वो ड्रूप हो जाती हैं अगर हम उसे टच करते हैं। तो क्यों, कैसे हो रहा है ये सब? ये जो रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं जब नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है इसमें? तो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड अ नंबर ऑफ केमिकल प्रोड्यूस बाय देम कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। तो जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है प्लांट में वो रेगुलेट की जा रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स से। और क्या है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड काम और ये जो स्टिमुलस की तरफ जो ये रिएक्ट कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बट हैव प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन टारगेट सेल्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, जो है स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, बट उनका एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है टारगेट सेल्स पे। जो भी जहाँ पे भी स्टिमुलस, जहाँ पे भी स्टिमुलाई आया है उस वो टारगेट सेल्स हैं, तो वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो वहीं पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, बट उनका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। दे आर वेरी स्पेसिफिक होते हैं एंड प्रोड्यूस इन वेरी ऑर्गन वेयर दे हैव देयर इफेक्ट। स्पेसिफिक इन द सेंस कि जहाँ जिस ऑर्गन में इनकी ज़रूरत है, जहाँ पे इफेक्ट इनका होना चाहिए, वहीं ये प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हैं। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस किए कहीं और होते हैं और फिर वो थ्रू ब्लड जो है कैरी आउट किए जाते हैं इफेक्ट, जो भी ऑर्गन है इफेक्ट टारगेट सेल्स हैं वहाँ पे, राइट। तो प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? ऑक्सिन था, गिबरेलिन्स था, साइटोकाइनेन्स था, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन का काम होता है, वो रूट और शूट टिप से प्रेजेंट होते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स, तो इसलिए वो क्या करेंगे, और ये कैसे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है ये प्लांट में। तो ये अगर रूट और शूट टिप्स पे प्रेजेंट है तो उनकी ग्रोथ के लिए ही होगा। तो शूट की ग्रोथ और रूट्स की ग्रोथ जो है किस पे डिपेंड कर रही होगी, ऑक्सिन हार्मोन पे। और इट हेल्प्स इन सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है, सेल्स को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक ग्रो करें। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड एपिकल डोमिनेंस, और ये फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और एपिकल मतलब एपिकल जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनकी डोमिनेंस को, जैसे कि हमने बताया शूट टिप और रूट टिप पे प्रेजेंट होता है, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। गिब्रेलिन्स का काम क्या होता है, ये भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, किसके, स्टेम की। और स्टिमुलेट फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट, और फ्लावरिंग करना यानी फूलों का आना और फ्रूट डेवलप होना, ये सब किसकी वजह से होता है, गिब्रेलिन्स की वजह से होता है। प्रमोट सीड एंड बर्ड जर्मिनेशन, क्योंकि हम फ्लावरिंग बता रहे हैं कि फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है, तो फ्लावरिंग से पहले बर्ड ही होता है, कली आती है जो बर्ड, ठीक है, तो उसके लिए वही बात हो गया, उसको प्रमोट करेगा। सीड को प्रमोट करेगा क्योंकि आगे डेवलप होना है फ्रूट में, और आगे प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता ही है वो। तो सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है, याद होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइटोकाइनेंस में मैंने आपको बताया था, साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू रूट वर्ड टू, रिलेटेड टू द सेल। तो
ये किस में हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स और सीड्स में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है। प्रमोट सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन को ये प्रमोट करता है। सेल डिवीजन कहाँ से होगी? फ्रूट्स में हमने देख, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमने देखा है फ्रूट्स जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, और वही आगे चल के जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं उसमें। तो अब देखा जाए तो, और फिर वही सीड्स क्या होंगे? जर्मिनेट होके दूसरा प्लांट जो है उसी से जर्मिनेट होगा, ठीक है ना? तो सेल डिवीजन हो रही है ना, तो किसको प्रमोट कर रहा है ये? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को ही प्रमोट कर रहा है, इसलिए फ्रूट्स पे सीड्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सीड जर्मिनेशन को ज़्यादा प्रमोट करेगा। सेल डिवीजन मेन आपका पॉइंट होना चाहिए बस। एब्सिसिक एसिड एक अलग था जो ग्रोथ से रिलेटेड, मतलब कि जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, बंद कर रहा था। बाकी ये तीनों जितने भी ऊपर हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो भी पत्तियों का झड़ना है, जो सूखना है फिर झड़ जाना है, ये सब किसकी वजह से होता है? एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है उसकी वजह से। तो ये कैसा हार्मोन होता है? एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, प्लांट्स जो है दो तरीके की मूवमेंट्स दिखाते हैं। एक होती है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और ट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं हमें। सेकंड होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, या फिर नेस्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमने देखा था कि वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है? जिस तरफ स्टिमुलस होगा उसी तरफ रिस्पॉन्स करना होता है, करते हैं ये मूवमेंट, ठीक है? उसी डायरेक्शन में, स्टिमुलस की डायरेक्शन में ही इनकी मूवमेंट होती है। तो इसलिए इसको ट्रॉपिकल मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोल देते हैं, या फिर ट्रॉपिज्म बोल देते हैं। दे आर इरिवर्सिबल मूवमेंट्स, और ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है, इनको हम रिवर्ट नहीं कर सकते दोबारा उसी पोजीशन पे। तो हमने इसमें एग्जांपल देखा था कि एक एक्टिविटी देखी थी कि अगर हम एक प्लांट को जहाँ सनलाइट की तरफ रखते हैं, तो अगर हमने शूट को उस तरफ रखा तो शूट जो है लाइट की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगी, जबकि जो रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करेंगी। और अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो तब भी शूट जो है लाइट की तरफ बेंड कर जाएगी, और रूट्स जो हैं अवे फ्रॉम द लाइट ही जा रही होंगी। तो इरिवर्सिबल है, ये नहीं कि अगर हम उसको रिवर्स करना चाहें कि वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, वो वह नहीं होगा। एग्जाम्पल हो गया बेंडिंग, ट्विस्टिंग, क्वाइलिंग, इलोंगेशन। बेंड होना, ट्विस्ट करना, क्वाइलिंग होना, इलोंगेशन वगैरह ये सब। और हमने पढ़ा था टेंड्रिल्स के बारे में, जैसा कि पी प्लांट अगर इसका एग्जाम्पल देखा था, क्या करते हैं वो दूसरे प्लांट्स या फेंसेस या कोई तारे हों या कोई और सपोर्ट उसे अगर मिल जाता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो अपने जो सपोर्ट के थ्रू ग्रो करते हैं, बेलें होती हैं ना जिन्हें हिंदी में कहते हैं। तो पी प्लांट भी कैसा होता है? उसकी बेल होती है, वो प्लांट नहीं होता कि जो अपने सपोर्ट पे खड़ा हो सके, वो दूसरे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं उनको, कोई एक सपोर्ट चाहिए होता है जिससे वो ग्रो कर सकें। तो पी प्लांट हमने देखा था, और मैंने आपको बताया कुकुम्बर होता है, उसकी भी बेल्स होती हैं, ठीक है ना? क्लाइंबर्स होते हैं वो। अंगूर हो गया, ये भी क्लाइंबर्स होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसमें क्या होता है? टेंड्रिल्स जो है शूट मॉडिफाइड हो के टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं, जो ऐसे मैंने बताया था कॉइल, जो ऐसे कॉइल कॉइल फॉर्म में हो जाते हैं, राइट? तो ये टेंड्रिल्स हम आपने देखे होंगे, अगर आप किसी ने, अगर तोरी की भी, तोरी जो होती है या कुकुम्बर हो गया, अगर उसका आपने देखा है अगर प्लांट, तो पता होगा। नहीं तो पी प्लांट देखा हो किसी ने, तो आपको दिखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ये कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं टच पे। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जब ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो पार्ट उस सपोर्ट के पास में होगा वो जो है कम बहुत स्लोली जो है थोड़ा सा ग्रो करेगा, एज कम्पेयर टू द पार्ट जो अवे फ्रॉम दी सपोर्ट होगा उससे, ठीक है? जो पार्ट सपोर्ट से थोड़ा सा दूसरा दूर है वो जल्दी ग्रो करता है, और जो पार्ट सपोर्ट से बिल्कुल पास में है वो क्या करेगा? थोड़ा सा धीरे ग्रो करता है। दिस कॉजेज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ये टेंड्रिल्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के तरफ कॉइल हो जाते हैं, ठीक है? ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, ये एज इट इज़ मैंने वहीं से पॉइंट्स लिए हैं। तो हमने एक फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था। इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट और टू लाइट। फोटो वर्ड आ गया फिर से, फोटो मीन्स लाइट से रिलेटेड कोई बात होगी, ट्रॉपिज्म हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं।
तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट को हमने एज अ स्टिमुलस यूज़ किया था, उसमें भी हमने एक्टिविटी देखी थी एनसीईआरटी में। तो लाइट को एज अ स्टिमुलस हमने यूज़ किया, तो क्या हुआ, प्लांट का जो मूवमेंट है उसकी तरफ वो हमने देखा। तो हमने देखा था कि शूट जो है टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करती है, वेयर एज जो हमारा रूट्स है वो अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करती है। इसलिए क्या कहते हैं, शूट्स को कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और या फिर हम कहेंगे कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जो है शो कर रही है शूट्स, वेयर जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बताते हैं या फिर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। जैसा कि ये देखिए डायग्राम में, शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये देखिए लाइट आ रही है इधर से, हमने दिखाई लाइट है, चाहे वो सनलाइट हो, ठीक। ये जो सीड जो जर्मिनेट कर रहा था, शूट जो है लाइट की तरफ चली गई और जो रूट है वो बेंड कर गई अवे फ्रॉम द लाइट। और वो किस तरफ जाती है, रूट्स हमेशा जो है अर्थ की तरफ ग्रो करते हैं ना, सभी को पता है। ऐसे जियोट्रॉपिज्म देखा था जिसमें जो है मूवमेंट्स अवे या फिर टुवर्ड्स ग्रेविटी हो। तो जियो मीन्स हमारा अर्थ से रिलेटेड बात हुई, अर्थ में ग्रेविटी है। तो जियोग्राफी हम पढ़ते हैं तो उसमें जियो वर्ड भी आ जाता है, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, सारा अर्थ से रिलेटेड ही तो पढ़ते हैं। तो जियो क्या है, रूट वर्ड हो गया, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें हमने देखना कि ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट्स होती हैं, चाहे उससे अवे हो चाहे उसकी तरफ हो, तो क्या होता है, तो रूट्स हमें हमने अभी देखा कि क्या होती हैं, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं ग्रेविटी की तरफ, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गई। शूट जो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी करेंगी वो टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गए या फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये भी हमने यहाँ पे डायग्राम सेम है, बस आपको अगर आप जियोट्रॉपिक बता रहे हैं तो रूट्स को पॉजिटिव बताइए और शूट्स को नेगेटिव बताइए। अगर आप फोटोट्रॉपिक बता रहे हैं तो शूट्स को पॉजिटिव बताइए और रूट्स को नेगेटिव बताइए, सिंपल। कीमोट्रोपिज्म क्या था, इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट और अ पार्ट ऑफ इट टू केमिकल्स। क्या कि प्लांट का रिस्पॉन्स या फिर उसी प्लांट के किसी पार्ट का रिस्पॉन्स किसकी तरफ, केमिकल्स की तरफ हो। तो हमने तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, केमिकल्स हो जाएंगे, इसलिए कीमो हो गया, केमिकल से रिलेटेड कीमोट्रोपिज्म। समझ आ रही है बात। सो पोलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स दी ओव्यूल्स, पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल्स की तरफ मूव करता है ड्यू टू केमिकल्स प्रोड्यूस ओवर देयर। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे ओव्यूल के वहाँ पे जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और बेंड कर जाता है, उसकी तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको क्या कह देंगे कि ये पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक है या फिर पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म दिखा रहा है कौन, पोलन ट्यूब, राइट। ये डायग्राम बना दिया, सारे इजी हैं, ये पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आ जाती है हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या आती हैं, जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ नहीं थी, और ये कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। वो कैसी थी, ट्रॉपिक यूनी डायरेक्शनल थी, एक ही डायरेक्शन में होती हैं। इरिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। दे गेट ट्रिगर्ड बाय द स्टिमुलाई बट डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुलाई से ट्रिगर तो ज़रूर हो जाते हैं बट डिपेंड नहीं करते हैं स्टिमुलस की डायरेक्शन में, जबकि वो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स थी वो जो उनमें मूवमेंट हो रही थी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस हो रही थी। ये सारे डिफरेंस बिटवीन आ गए नेस्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बीच में। तो आप इसको एज अ डिफरेंस बिटवीन भी लिख सकते हैं। फोटोनेस्टी होते हैं, फोटो फिर से आ गया, लाइट से रिलेटेड बात होगी, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स आ गया, जो विद द चेंज इन दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के चेंज होने से जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है फ्लावर्स की, तो उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग में ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट नहीं है, इसलिए नेस्टिक मूवमेंट है। बट लाइट की स्टिमुलस से चेंज तो आ रहा है ना, इसलिए ये कैसे हैं, फोटोनेस्टी हैं। क्यों, लाइट की इंटेंसिटी से चेंज आ रहा है मूवमेंट में। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट, सनफ्लावर की मूवमेंट किसके, डे और नाइट के रिस्पॉन्स में, तो ये भी लाइट से रिलेटेड आ गई बात, इसलिए ये फोटोनेस्टी मूवमेंट्स हो गए। हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट्स, ये हमने टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल देखा था एनसीईआरटी में, जिसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। द लीफलेट्स आर सेंसिटिव टू टच, जो उसकी लीफलेट्स थी वो कैसी होती है, सेंसिटिव होती हैं टच को, जैसे आप टच करते हैं तो वो ड्रूप कर जाती हैं और फोल्ड हो जाती हैं, एंड फोल्ड अपवर्ड्स एंड टचिंग द प्लांट। इट इज़ ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्पेशलाइज सेल्स एट द बेस ऑफ द लीफलेट्स। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो जैसे हम उन्हें टच करते हैं तो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है उन लीफलेट्स में से
स्पेशलाइज सेल्स में से, ठीक है। तो जो प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ दोज लीफलेट्स, इसलिए वो जो ड्रूप कर जाती हैं। तो हमें लगता है कि ये टच कर रहे हैं तो यानी सेंसिटिव टू टच है ना, टच करते ही वो वाटर लॉस हो जाता है उनकी उन लीफलेट्स में से। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, ये हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट्स है। हालांकि एनसीईआरटी में हैप्टोनेस्टिक और फोटोनेस्टिक वर्ड्स नहीं दिए थे, बट मैंने आपको बता दिया है, तो आपके लिए अच्छा ही होगा ये, राइट। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे लीव्स नॉर्मल है, यहाँ पे जैसे टच किया ये ड्रूप कर रही हैं, आपस में फोल्ड हो रही हैं। जहाँ थोड़ी देर बाद आप जब हाथ हटा लेते हैं अपने आप, 1-2 सेकंड मिनट बाद वो अब नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं, बट थोड़े टाइम के लिए ये ड्रूप कर जाती हैं, फिर बाद में फिर से थोड़ी देर में सही हो जाती हैं। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, तो हॉर्मोन्स के बारे में हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो देयर ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हो उसको स्टिमुलेट करना, कंट्रोल करना। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा जिसमें हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कोई ट्यूब या कोई डक्ट नहीं चाहिए इनको अपनी सिक्रीशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, इसलिए कैसे हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ये अपनी सिक्रीशंस जो है थ्रू ब्लड जो है क्या कहते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं टू द टारगेट सेल्स, राइट। और जबकि एक्सोक्राइन क्या है, जिसमें डक्ट्स चाहिए होते हैं जिन ग्लैंड्स को अपनी सिक्रीशंस के लिए, तो जो भी सिक्रीट करते हैं ये ग्लैंड्स वो डक्ट में जाएगा पहले। तो वो सिक्रीशंस क्या होते हैं इसमें, इसमें उनको एंजाइम्स कहेंगे, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हैं उनको हम हार्मोन्स कहेंगे। ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट एट अ फार अवे साइड देन एक्शन, तो एंडोक्राइन में वही है, उनको ब्लड चाहिए होता है ट्रांसफ़र करने के लिए अपने हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रोड्यूस कहीं और होंगे हार्मोन्स और वो ट्रांसफ़र दूसरी जगह होंगे, ठीक। और जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होगा, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ एक्शन, जो भी साइट ऑफ एक्शन है उसके पास ही प्रेजेंट होते हैं ये वाले ग्लैंड्स। तो ये एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंट है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच में। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन एनिमल्स इज बाय 2 मोड्स, तो जो ट्रांसमिशन होता है एनिमल्स में इंफॉर्मेशन का स्टिमुलस के रिस्पांस में, वो 2 मोड से होता है जो एनसीईआरटी में उन्होंने बताया था, या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो सकती है या फिर केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हमने पढ़ा, एंडोक्राइन सिस्टम जो रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की कुछ लिमिटेशंस उसने बताई थी, जिसमें हम आता था कि ये तो क्या करता है, रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड सेल्स हैं सिर्फ वहीं तक पहुंचती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ना कि हमारे एनिमल बॉडी के हर एक सेल में पहुंचती है। ये इसकी लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जो सेल्स जो हैं कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली जो है क्रिएट नहीं कर सकते, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसमिशन के बाद, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का एक ट्रांसमिशन हो गया उसके बाद सेल को क्या चाहिए होता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म, जिससे कि वो नेक्स्ट जो है इम्पल्स जो है जनरेट कर सके और ट्रांसमिट कर सकें। ये हमने सब एनसीईआरटी से पढ़ा था, ये वहीं से मैंने भी लिया है नोट्स में। जबकि केमिकल कंपाउंड्स में क्या था कि जो ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, यानी कि जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, बाय स्टिमुलेटेड सेल्स, वो क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे ऑल ओवर द ओरिजिनल सेल्स, और जो ओरिजिनल सेल जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, मतलब ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे और बाकी सेल्स में भी पहुँचेंगे, अगर वो सेल्स जो हैं कैपेबल हैं डिटेक्ट करने में इन हार्मोन्स को, तो उन तक भी पहुँचेंगे। ये बात भी हमने उसमें देखी थी। इट कैन बी डन स्टेडीली और एंड पोटेंशियली, और ये काम कैसे स्टेडीली और पोटेंशियली किया जा सकता है। इसमें कोई रीसेट करना नहीं पड़ता कि एक इम्पल्स जो है हो गई तो उसके बाद रीसेट करना पड़ेगा, नहीं, कंटिन्यूअसली स्टडीली कर सकते हैं। दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज स्लोअर, बट इसका बस यही है कि ये थोड़ा सा स्लो होता है ट्रांसमिशन, बट इट कैन बी डन कॉन्टिन्यूअली। इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ नर्वस टिश्यू से रिलेटेड जो सेल्स हैं वहीं तक पहुंचेगा और बाकी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, नहीं, इसमें सारे सेल्स तक पहुंच सकता है अगर बाकी सेल्स कैपेबल डिटेक्ट कर लेते हैं इनको तो, और इनको हम स्टेडीली और पोटेंशियली कर सकते हैं, जबकि इसमें कॉन्टिन्यूअली नहीं किया जा सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि आयोडाइज सॉल्ट जो है नेसेसरी होता है हमारे लिए,
क्यों? क्योंकि क्या होता है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसके सिक्रीशन के लिए, जो कहाँ से रिलीज़ होता है, थायरॉइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ, थायरॉक्सिन का काम क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट मस्ट बी कंज्यूम फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है, वर्क, जो उसके काम है, उसको प्रॉपर काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट से आता है। इट्स अगर उसका डेफिशिएंसी होगा किसका, आयोडीन की, सॉल्ट में, तो हमारे को क्या डिजीज़ हो सकती है, गोइटर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वोलन लेग, नेक, यहाँ पे जो हमारी नेक स्वोलन हो जाती है, सूज जाती है, राइट। तो इससे पहले हमने एनसीईआरटी में एक पूरा टेबल दिया हुआ है हॉर्मोन्स का और उनके फंक्शंस का, तो उसको आपको वहीं से ही याद करना है, इसलिए मैंने इस नोट्स में उनको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि एग्जैक्टली आपको वही याद करना है कि कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है और कहाँ से, कौन से ग्लैंड से निकल रहा है। उसमें कुछ ऐसा आपको पढ़ा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो वहीं समझा दिया था, तो एज़ इट इज़ आपको वो टेबल याद होना चाहिए। डायबिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक डिज़ीज़ है, जिसमें जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इसका कॉज़ क्या है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन जो हमारा पैनक्रियाज़ सिक्रीट करते हैं, कि जो जिसका काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है फिर, और वो फिर बैलेंस कर देता है। बट डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन जो है कम प्रोड्यूस होता है, जो कि कंट्रोल नहीं कर पाता हमारे ब्लड शुगर लेवल को और हमारे को डिज़ीज़ हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जिनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन हार्मोन के, जिससे कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है कम किया जा सके। दी फीडबैक मैकेनिज्म हमने देखा था, जिसमें क्या था, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। जो अगर हार्मोन्स कम एक्सेस में रिलीज होते हैं, यानी ज़्यादा में, तब भी हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर ये डेफिशिएंसी अगर इनकी जाती है, अगर कम रिलीज होंगे तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब भी हमारी बॉडी को हार्म हो जाता है, राइट। तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है इस बात का ध्यान रखता है कि हार्मोन्स जो है सिक्रीट होने चाहिए प्रिसाइज क्वांटिटी में और राइट टाइम पे, मतलब जब इनकी ज़रूरत है तभी हार्मोन रिलीज हों, और प्रिसाइज क्वांटिटी मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी, ना ही ज़्यादा ना ही कम, इसलिए प्रिसाइज क्वांटिटी में। तो यही हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर हम देखें कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कैसे, जैसे ही शुगर लेवल ब्लड में बढ़ेगा, राइज होगा, तो हमारे सेल्स जो है पैनक्रियाज के उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ गया है। उसके बाद क्या होगा, इंसुलिन सिंथेसाइज होगा और रिलीज़ किया जाएगा पैनक्रियाज़ द्वारा, फिर ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, इंसुलिन की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि बैलेंस हो जाएगा जितना होना चाहिए। और इंसुलिन जैसे ही वो ब्लड शुगर लेवल फॉल डाउन होता है, मतलब जितना होना चाहिए उतना हो जाता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, फीडबैक क्या है, मैकेनिज़्म। तो जब पता चल जाएगा कि भई अब जो है ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आ गया है, तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दो। तो वो भी फीडबैक दिया जाता है, ठीक है? सेंड किया जाएगा, ये देख रहे हैं? व सेल्स तक पैनक्रियाज़ के कि भई अब इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है बंद करो। जितना चाहिए था उतना हो गया। तो यही हमारा क्या है कि स्विच ऑफ फीडबैक सेंट, कि बंद करो फीडबैक मैकेनिज़्म को, इसको। तो इसी को हम कह रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें जैसे देखा कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, तो इंसुलिन जो पैनक्रियास के सेल्स ने डिटेक्ट किया कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, फिर इंसुलिन को बनाया, रिलीज़ किया, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, और फिर दोबारा से ऐसे उसको इंसुलिन के प्रोडक्शन को रोकने के लिए बोला गया। तो ये पूरा क्या है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ये आप ब्लड शुगर इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो थायराइड का ले सकते हैं कि थायरोक्सिन को रिलीज़ करने का, तो कोई सा भी आप ले सकते हैं और फीडबैक मैकेनिज्म बता सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड रीड करके पढ़ लिया है अच्छे से। तो जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और मैंने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों के नोट्स भी आपको दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स। ऐसे ही मैं चैप्टर 8 के भी जल्दी दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। तो टिल देन जितना पढ़ा है आप पढ़ते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, कुछ भी कमेंट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।
right? So till then, take care and goodbye, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.